Hello, Namaskar, and welcome to Talking Point Blank. And on Talking Point Blank today, we are on to the point with me and Abhijit going to talk about Ukraine, Russia. Hello, Abhijit. Welcome to the show again. थैंक यू सो मच. कैसे हो? बिल्कुल ठीक. So, Russia, Ukraine, drone attack. You know, lot of action. I would say after a lull in the fighting. How do you see it? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. सो बेसिकली जो लास्ट वाला हुआ था, यूक्रेन itself is not capable of launching such a sophisticated FPV drone operation, especially against Russia's strategic bombers. तो ये हमेशा होता आया है कि कभी भी इनके इस तरीके के अगर कोई भी हाई लेवल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें रशिया का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टारगेट किया जाता है, उसमें ब्रिटिश मिलिट्री प्लानर्स, अमेरिकन मिलिट्री प्लानर्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इससे पहले अगर जैसे कर्च ब्रिज वाला अटैक था या जो रशियन नेवल बेस पे अटैक हुआ था, इसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, इंटेलिजेंस मिलती है, वो उनको अमेरिका के थ्रू मिलती है, क्योंकि जो उनका ड्रोन है दैट कीप्स होवरिंग अराउंड एंड ओवर ब्लैक सी. सो सबसे पहले तो ये हम लोगों के लिए जानना बहुत उचित है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में जिनको लगता है कि यूक्रेन इज डूइंग दिस. यूक्रेन इज नॉट केपेबल ऑफ लॉन्चिंग सच एन इंफॉर्मेशन मिलिट्री ऑपरेशन. और अगर हम जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस यूनिट है उसके चीफ की बात माने तो फॉर द लास्ट 18 months दे हैव बीन प्लानिंग फॉर दिस ऑपरेशन स्पाइडर वेब. अब इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, एक एक एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं. सबसे पहले सो बेसिकली एफपीवी ड्रोन यूज हुए थे. एफपीवी ड्रोन्स इतनी ज़्यादा उनकी इंड्योरेंस नहीं होती है कि आप 1000, 2000, 3000 या 4000 किलोमीटर डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी यूज कर लो. जो अच्छा, उसमें भी इन्होंने एफपीवी ड्रोन में भी फाइबर ऑप्टिक्स बेस्ड यूज किए थे, बिकॉज इंटरनेट के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी. जब आप फाइबर ऑप्टिक्स या सेलुलर बेस्ड एफपीवी ड्रोन यूज करते हैं तो एक तो वो सस्ता होता है, ऊपर से लेटेंसी कम होती है. अदरवाइज आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन चाहिए होता है, बट मोस्टली वो बड़े ऑपरेशंस के लिए चाहिए होते हैं जो BVLOs होते हैं, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट. बट फाइबर ऑप्टिक्स कहाँ से उठाया इन्होंने? हाउ डिड दे गेट एक्सेस टू द फाइबर ऑप्टिक्स? फाइबर ऑप्टिक्स तो आप चाहोगे आपको भी मिल जाएगा ना, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इन्होंने सबसे पहले पूरा का पूरा एक कंटेनर जो है एयरफील्ड्स के पास भेजा, वहाँ पे ड्रोन को असेंबल किया, जहाँ पे उनके पास सैटेलाइट स्पेस इंटरनेट कनेक्शन था. बिकॉज रशियन टेरिटरी के अंदर था तो ज़रूरी नहीं है कि वो सैटेलाइट बेस्ड हो, वो लोकल रशियन इंटरनेट भी हो सकता है, जिसके थ्रू उसको उन्होंने FPV ड्रोन से कनेक्ट किया यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स. बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स एवरेज रेंज होती है 16 से 20 किलोमीटर की होती है. और इनको आप थर्मल कैमरा से ऑब्वियसली इजली देख सकते हो, ऑप्टिकल सेंसर से भी इजली देख सकते हो, लेकिन इसके जो काउंटर मेजर हैं इतने आसान होते नहीं हैं. सेकंड, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग हो सके. अदरवाइज एफपीवी ड्रोन्स जो हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, जिसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो स्कोप होता है वो 2.8 to 5.8 SG होता है. इसके बीच में तो ज़रूरी नहीं है इनको ऑटोनोमस ऑपरेशन के लिए एफपीवी ड्रोन्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर रेकनेंस हो रहा है जहाँ पे इमेज फुटेज चाहिए या वीडियो फुटेज चाहिए तो फिर हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है. वो एफपीवी के थ्रू हो सकता है, वाईफाई इनेबल के थ्रू हो सकता है. रशिया दे हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ ड्रोन जिसमें वो सेलुलर सिम डालेंगे, लेकिन वो यूक्रेन का नेटवर्क होगा, रशिया का अपना नेटवर्क नहीं होगा, ना ही सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होगा. लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इसको आप जैम कर सकते हो. अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया पता है, आप उसे ट्रैंगुलेट करके इजिली वहाँ पे इंटरनेट इन्फेरेंस क्रिएट कर सकते हो, जिससे इनको ऑपरेशन डिफिकल्ट हो सकता है. सो एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट यूक्रेन डिड, पास में ले गए, वो इंटरनल साबोटाज था. फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान कल को दिल्ली के पास इस तरीके की यूनिट भेजे तो बिना इंडियंस की मदद के तो नहीं पहुंच सकते हैं ना. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड. उसके बाद जो रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, बेसिकली जो रशिया का न्यूक्लियर ट्रायड है उसका एक फंडामेंटल पिलर है. एक सी बेस्ड मिसाइल्स हैं ICBMs, दूसरा सबमरीन बेस्ड है, और लैंड बेस्ड ICBMs, सबमरीन बेस्ड एंड एयर बेस्ड, जिसमें इनका बेयर है, ब्लैक जैक है, एंड देयर इज वन अदर आल्सो जो कि रेगुलर मिशन का पार्ट नहीं है, बट इट कैन कैरी अ पेलोड ऑफ 1700 kg. सो जो इनका ब्लैक जैक है,
वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक टाइम पे 16 न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल्स कैरी कर सकता है. द सेकेंड वन इज इट कैन कैरी 12 न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल्स. सो ओवरऑल जो डैमेज हुआ था, So वो which one तो- was targeted this time? Was it the Bear or was it the all of them All of वो एक जगह पे सारे ही बाहर थे. Okay. ऑल ऑफ देम दे वर टारगेटेड. तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है. इसके पहले भी रशिया भी ये चीज़ करती रही है अक्रॉस यूक्रेन. यूक्रेनियंस हैव आल्सो बीन डूइंग. आप टारगेट ढूंढते हो, उसके ऊपर ले जाके अपना ड्रोन स्टेशन करते हो, उसके बाद यू जस्ट रिलीज द डेटोनेशन, यू But why रिलीज were द they पेलोड. why were they outside? Why were they not in a strategic bunker? बिकॉज दे आर अंडर अ ट्रीटी विद यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे आपके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं दे मस्ट बी स्टेशनड आउटसाइड, नॉट इनसाइड हैंगर. Or all the Russian aviation experts for the last 2 years, they have been continuously making the case that we need hangars, we need reinforced concrete cement hangars, but they were not listening. And now they have started constructing the hangars. 4 दिन पहले लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस रिलीज हुई थी. आई डू नॉट नो द नेम ऑफ एयरवेज बिकॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम्स ऑब्वियसली. दे हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग हैंगर्स फाइनली. जब दूसरा पक्ष जो है वो ट्रीटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, देन देयर इज नो रीजन रशिया शुड बी रिस्पेक्टिंग द ट्रीटी और इट नॉर्म्स. Russia should have been careful, no? Because they were Exactly. already at war. And they their war also know against that the West. every single time attack MS missiles are involved, SCAP EG missiles are involved, Storm Shadow missiles are involved, either French are involved in it or Britishers are involved in it or Americans are involved in it. और कल को अगर टॉरस मिसाइल्स इन्वॉल्व होगी, जो कि आज नहीं तो कल होनी ही होनी है, लॉन्ग रेंज टॉरस मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल, जर्मन, यू कैन से इट्स अ स्लाइटली better German version of French SCAP EG. So tell me सारी some, चीजें. okay, so how many planes got destroyed? Because there was numbers coming anywhere So between initially 47. no. Initially 3 and after that 8, So what about 47? including one tanker. Okay. Yes. Now बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो अगर रशिया में नल में पानी की सप्लाई भी रुक जाती है ना, तो उनको लगता है कि रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो गई और बहुत गहरा चोट पहुंचा और ढोल बाजा पीटने लगते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. At any given time, Russia was using these bombers to release around 50 to 60 or maybe maximum 65 cruise missiles at a single time. वो कैपेबिलिटी उनकी स्टिल इंटैक्ट है. दूसरी चीज, How many total planes they have? I'm sorry. Do you have any idea? operational 40 to 50. 40. But then again, nobody knows the exact number. Okay. Nobody knows the exact So number. that 47 number was completely bogus. Yes, that was just like Ukraine used to say कि हमने 500 मिसाइल्स गिरा दी. Just like the Pakistani said, हमने 6 Indian Air Force jahaz Yes. Okay. So 3 is what you're saying. 3 and No. सबसे पहले जब जो सबसे पहली सैटेलाइट इमेज The first wave attack, उसमें 3 थे इंक्लूडिंग द टैंकर. उसके बाद जो है उसमें 8 इंक्लूडिंग द टैंकर. okay. 2-3 और हैं जो कि डैमेज हैं, but they were not destroyed. They can easily be repaired. So let's say about 12 to 14 were hit. That's a safe number. They try. See, अगर आप वीडियो फुटेज देखें, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो फुटेज दिखाएं अपने व्यूअर्स को. They had all the time. There was no frequency jamming. There was no optical frequency jamming. No GPS jamming. They had all the time, all the energy, all the ammunition to destroy all the strategic bombers placed outside, but they could not do. This is the level of their competency, जिसको वेस्ट ने, अमेरिका ने, वॉर जोन ने और some Indians premium think tank and distinguished expert जिन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी चोट पहुंची, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उनकी जो मिसाइल डिलीवरी, आप एट द एंड आप ये देखो कि एयर बेस्ड मिसाइल डिलीवरी कैपेबिलिटी न्यूक्लियर पेलोड की है या नहीं, दैट वाज स्टिल इंटैक्ट. Okay. इस हिसाब से तो पाकिस्तान ने 6 बोले तो हमारी तो एयरफोर्स आधी खत्म हो गई. अब वही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ. जैसे they said कि 6 गिरा दिए और 8 गिरा दिए और 10 लॉक कर दिए. So it's pretty much आपको the same. आप रैंडम नंबर्स यूज कर सकते हो, कोई आपको पूछने नहीं जा रहा है. दिस इज नॉट टू से दैट यूक्रेनियंस ड्रोन इंडस्ट्री इज वेरी केपेबल, बट मोस्ट ऑफ द सप्लाई चेन इज बेस्ड आउट ऑफ चाइना. सी, चाइना इज गेटिंग अ लॉट ऑफ एडवांटेज फ्रॉम दिस. So hold on. So you are saying that the Ukrainian drone, which they used, the FPV drones, right? They are manufactured in Ukraine. Assembled in Ukraine, Assembled a couple of them are manufactured also. And most of them are procured from China. The supply chain is from China.
So basically they're फ्लाइट using the कंट्रोलर Chinese सारे technology. चाइनीज यूज करते हैं, ऑप्टिकल सारे चाइनीज यूज करते हैं. Hmm. Same is with Russia. They are also using the same flight controllers and optics from China. Okay, so this is Yes. not the American drones. These it are can not be the Turkish independently drones. verified. FPV drones के लिए आई डोंट थिंक सो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है. अमेरिका के कुछ एक ड्रोन थे जिसे यूक्रेन ने यूज किए थे, बट दे वर टेकन डाउन बाय रशियन फोर्सेस एंड दे वर वेरी कॉस्टली. सो दे स्टॉप डूइंग. दैट इज व्हाई यू डोंट सी एनी टर्किश ड्रोन, एनी अमेरिकन ड्रोन, एनी ब्रिटिश ड्रोन. हालांकि उन्होंने now they have started working on mother drone which is basically a career drone जिसकी endurance 200, 300, 400 या 500 किलोमीटर की हो सकती है. based on the size उसके ऊपर 2 quadcopters, 4 quadcopters they will install. Either they can be mounted or hanged. Hmm. On the career drone, Career mother drone. carrier drone. okay. और जहाँ पे जो भी destined location है वहाँ पे ले जा करके रिलीज करके either they can do a reconnaissance job or autonomous mode पे they can simply find a target and destroy it. Okay. So now coming back to Russia, उनकी जो military capability है वो कम नहीं हुई, but yes, it was a huge spectacular political victory for Ukraine because अभी तक इस तरीके का Russia hasn't been able to do by Russian standards. Russia ने 2 बार उनके Patriot, एक बार पूरी की पूरी Patriot बैटरी डिस्ट्रॉय की लास्ट ईयर, बट देन अगेन यू डिड नॉट रीड इट एनीवेयर. उसके बाद 2 बार बीते 40 दिनों में 2 बार पैट्रियट लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, बट देन अगेन यू डोंट सी एनीवन टॉकिंग अबाउट दैट. रशिया के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल है. इस अटैक के बाद रशिया ने 3 बार मिसाइल सॉल्वर्स लॉन्च किए हैं जो कि दे वर टारगेटेड टुवर्ड्स यूक्रेनियन फैक्ट्रीज, मोटर रिपेयरिंग प्लांट. लेकिन इफ वी गो टू द कन्वर्सेशन बिटवीन प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प, जहां पे ट्रम्प ने उससे पूछा था कि आर यू गोइंग टू रिटेलिएट और नॉट, प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत ही कैटेगोरिकली कहा था कि वी आर गोइंग टू रिटेलिएट. वो रिटेलिएशन फिलहाल नहीं हुआ है. अगेन आई वाज रीडिंग सम रशियन एविएशन एक्सपर्ट्स एंड दे वर सेइंग अगर यही करना है तो उससे बढ़िया कुछ भी ना करते हैं. दे वर डिसअपॉइंटेड, सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड. बट मेरा मानना यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जिस रिटेलिएशन की बात की थी वो फिलहाल अभी नहीं हुआ है. But tell me something. You know, we said Russia doesn't have, Russia का जो है ये capability खत्म नहीं हुई है. But looking at the Russian army, the Russian might, and looking at Ukraine के पास soldiers भी नहीं है उनको, you know, we know that they पकड़ के वो ले जाते हैं enlist करने के लिए. What is stopping Russia from still going all out against Ukraine? No. बहुत लोग ये चीज़ नहीं समझे थे. कुछ दिन पहले भी मुझे खुद भी कुछ दिन पहले ही पता चला. रशिया ने कभी इसे वॉर डिक्लेयर किया ही नहीं है. अगर आप ध्यान दीजिए, इट हैज़ ऑलवेज बीन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन. जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है उसकी वेल डिफाइंड नॉर्म्स हैं, लिमिट हैं, स्कोप हैं. सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरह नहीं है कि किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर लो. बहुत लिमिटेड ऑपरेशन है जहां पे पहले दे थॉट कि वी विल गो इनसाइड, वी विल कैप्चर एंड देन यूक्रेन विल बी फोर्स्ड टू टॉक, जो कि इवेंचुअली हुआ था. लेकिन बाद में ऑब्वियसली बर्तानिया ने इंटरफेयर किया, बोरिस जॉनसन ने. उसके बाद से जो ट्रैजेक्टरी पे चढ़े हैं उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए. That is the point. No, that is the exact point I'm trying हाँ, to make. now the fact is Russia is fighting a war of attrition. कब तक लड़ाई करोगे आप? उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है कंप्लीटली मोबिलाइज्ड है. कंबाइंड वेस्टर्न वर्ल्ड का जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है नहीं मोबिलाइज्ड है. कुछ दिन पहले जो नेटो के अभी करंट चेयरमैन हैं उन्होंने कहा था कि जितना हम साल भर में प्रोड्यूस करते हैं उतना रशिया 45 से 2 महीने में प्रोड्यूस कर लेता है. उससे ज़्यादा क्वालिटी वेपन्स होते हैं, उससे सस्ते टाइम पे प्रोड्यूस, सस्ते कॉस्ट में प्रोड्यूस होते हैं, उससे जल्दी डिलीवर होते हैं रशियन फोर्सेस को. इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि रशियन फोर्सेस की अपनी खुद की शॉर्ट कमिंग्स नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सप्लाई चेन. बिकॉज ये जितनी भी आप FPV ड्रोन वॉरफेयर देख रहे हो रशिया का, आप यकीन नहीं मानोगे, ये प्राइवेट प्लेयर से प्रोक्योर किया जाता है. समटाइम्स इंडिविजुअल अपने आप को देते हैं, समटाइम्स जो यूनिट्स हैं फ्रंट लाइन पे वो खुद अपने पैसों से खरीदती हैं, डोनेशन के पैसों से खरीदती हैं. बिकॉज इट इज ऑलवेज इजी टू लुक फॉर द एनिमी अक्रॉस द बॉर्डर यूजिंग FPV drones देन गोइंग. So what happened to the MiG Flanker 2035? दूसरी चीज ये है, इट वाज, इसको ऐसे समझते हैं जैसे मदर ड्रोन एरियल वॉरफेयर में इवॉल्व हुआ है, वैसे ही एक अनमैन्ड सी व्हीकल भी उन्होंने इवॉल्व की है. किन्होंने? यूक्रेनियंस ने. Is it a They Ukrainian? have successfully hit Kerch Bridge, although nothing happened, but they did. 1 घंटे के लिए ट्रैफिक स्टॉप हुआ था, 10-12 दिन पहले ही तो हुआ था, उस पर हम लोगों ने बात भी की थी.
अच्छा, ये तो हुआ ही हुआ है, मतलब सी आप एक अनमैन्ड सी व्हीकल, वो तो ही है एक सुसाइडल ड्रोन, उसके ऊपर अलग से एक ड्रोन माउंटेड है। Okay. इसका एक वीडियो भी है जिसमें रशियन फोर्सेस फिगर्ड इट आउट एंड दे डिस्ट्रॉयड मिडवे टुवर्ड्स कर्च ब्रिज। दूसरा ये किया है इन्होंने, जो बीते कई दिनों में एक इट हैज़ बीन शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइजिंग न्यूज़ फॉर समवन, जो कि अगर ये बात सही है तो दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, इट हैज़ नेवर हैपेंड। उनकी यूक्रेनियन एक मरीन ड्रोन है, उसके ऊपर 3 से 4 सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन टावर्स हैं या प्लेटफॉर्म्स आप कह लो, रेक्टेंगुलर हैं। उस पर उन्होंने AIM-9M साइड वाइंडर मिसाइल्स इंस्टॉल करके रखी हुई हैं, जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, और उसको वो यूज़ करते हैं टू लोकेट टारगेट इन द एयर। उसको बेसिकली मोबाइल सैम सिस्टम की तरह है एंड डिस्ट्रॉय इट। तो लास्ट ईयर उन्होंने एक हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय किया था, और कुछ दिन पहले जो एक न्यूज़ आई थी कि फ्लैंकर डिस्ट्रॉय हुआ, उसका बेसिकली वीडियो भी उन्होंने यूक्रेनियन देयर इज अ ट्विटर हैंडल, यूक्रेन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उन्होंने रिलीज किया था दैट दिस AIM-9M साइड वाइंडर वो यूज्ड टू लोकेट रशियन फ्लैंकर एंड दैट वाज डिस्ट्रॉयड इन मिड एयर। इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स होता है, उसके बाद आपको एक वो रेल इंस्टॉल करनी पड़ती है, स्टेबिलिटी भी आपको बोर्ड को देनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसे में अगर आप लोकेट भी करते हो तो वो लॉन्च करना समवट बिकम्स टफ। सो आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल वेयर इट वाज हाईलाइटेड दैट इसके लिए आपको कुछ लक फैक्टर भी चाहिए होता है। बट इफ वी गो बाय दैट थ्योरी, एंड अमेरिकन ऑफिशियल्स हैव बीन बाइंग दैट थ्योरी, बिकॉज लास्ट ईयर कनाडा ने अराउंड अपने 41 to 49 AIM-9M साइड वाइंडर्स जो हैं, they decided to donate it to Ukraine. Yeah, it's basically an American weapon. And yes, and these are the Sidewinder. same sidewinders जो कि they are using from like SAM missile system. इसके लिए उन्हें modifications But की जरूरत होती है। here is the point. But this is something AIM is a air to air missile. infrared Okay. seeker, yes. I think this is the first time where an unmanned air vehicle has actually gone ahead and taken. Unmanned sea vehicle. So how has the sea vehicle been able to take? That is what I'm asking. Because So this gets confusing. 9M जो sidewinder है, it has been improved. Hmm. और इसे NASAM सिस्टम में भी यूज किया गया है। सो मतलब आप इसे ग्राउंड लॉन्च्ड So it's not एयर a- डिफेंस so it's मिसाइल not की a- तरह भी यूज कर सकते अच्छा, हो। so it's not a air to air. सेम पैरामीटर पे जो इसका जहां से डिराइव होते हैं, हाँ. वो तो एयर टू एयर है। That is what I'm asking. हाँ, लेकिन जो ये 9M वर्जन है, हाँ. इसको इस तरीके से इम्प्रूव किया गया है कि इसको आप ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से भी यूज कर सकते So हो। it is not an air to air missile, na? Then it is a basically you can use it air to air. Not You it can, is also। हाँ वही, you can use it air to air and you can use it air to surface to air as well. अब बेसिकली अगर सी बेस्ड है वो है, तो बेसिकली आप Surface- ग्राउंड बेस्ड सरफेस बेस्ड प्लेटफॉर्म हाँ. भी है। बट दिस इज, और इसके पहले, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इसके पहले ये सोवियत मेड, रशियन मेड R-73 एयर टू एयर मिसाइल्स दे वर यूजिंग। Okay, because this is very very interesting. क्योंकि अगर आप sea से air to air missile launch करोगे, that means you need to अगर have a. समहाउ आपकी How do you रेल lock? और आपका जो प्लेटफॉर्म है वो स्टेबल है, हाँ तो then they can inflict damage what you cannot think of. yeah, so that's what I'm saying. Your platform has to be very high tech, very modern because you need radar locking. Yes, It's a heat seeking missile, yes. right? So लेकिन you इसके need to लिए take a lock. एक रिस्ट्रिक्शन है, जो आपका टारगेट है वो लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। अगर लाइन ऑफ साइट में नहीं है, देन इट इज यूजलेस। But But see, the problem is they can further improve it, and they can literally take it under the Kerch Bridge and release the so, missile. but then what is? How do we know it is an AIM-9 and it is not something which they use like a man-pad launcher? No. Why- Because why they have would the, they- you have the video. But then that's what I'm asking. But now you. see, how does it make other sense? missiles can also be improved. But why does it make sense? Because if you have something in line of sight, you can equally build Then bring it infrared down with seeker is the best option, हाँ, right? तो you can go That with is that. why. So why would you use an AIM-9 for that? Because that has infrared seeker. What else? Your other manpad one also have infrared. seeker. Exactly. The That Americans is have that is the entire purpose. If something is in visual range, infrared seekers are the best because they capture the heat signature. Okay. So this is a very interesting change in warfare. Yes. So where do you रशिया भी इवॉल्व करती है, लेकिन
60 to 65%, मे बी 55 to 65% जो रशिया का इनोवेशन है वो रिएक्शनरी है, एक्शन बेस्ड नहीं है. So how are the यूक्रेन का Chinese? 100% एक्शन बेस्ड है. एंड समहाउ जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस है वो फिलहाल व्हेन इट कम्स टू असेंबलिंग ड्रोन एंड मैन्युफैक्चरिंग वो फिलहाल रशिया से ज्यादा है. Okay. And how are the Chinese able to justify to the Russians by selling FVP to Ukraine? धंधा है, आपको भी तो दे रहे हैं. जैसे पाकिस्तान आपको हम ज्यादा दे रहे हैं, आपको एडवांस कंट्रोलर्स दे रहे हैं, आपको एडवांस फ्लाइट कंट्रोलर्स दे रहे हैं, आपको एडवांस जीपीएस कम्युनिकेशन बेस्ड ड्रोन्स दे रहे हैं. Okay, so the advanced model is with the Russians, the basic one is with the Ukrainian. That is Yes. how they justify it. Yes. Same like the Pakistanis sell ammunition to Israelis Yes. against the Gazans. Yes. Where do you see this going from here now? It is a war of attrition. But what Ukraine Donald is not fighting. The entire Western Hemisphere is No, fighting but what against happens? Russia. What happens to Donald Trump's vision of? वो तो stopping this? 48 घंटे में भाई साहब लड़ाई खत्म करवा रहे थे ना. तो वो तो अब जो उनका 51st स्टेट है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट स्टेट, पहले वहां पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म करवाओ ना, उसके बाद आप रशिया और यूक्रेन की बात करना. रशिया और यूक्रेन के पार्ट पे आइडियोलॉजिकल एंगल भी बहुत बड़ा है. इसीलिए रशिया कहता है कि रूट कॉज को जब तक हम नहीं एड्रेस करेंगे तब तक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फाइटिंग. सुमी रीजन में एडवांस ले, they are advancing and they have officially entered Dnipropetrovsk, whatever that is pronounced. उस रीजन में उन्होंने ऑफिशियली एंटर कर लिया आज से 3 दिन पहले. रशिया के लिए सीज फायर मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस बिकॉज दे आर ग्राइंडिंग एंड दे आर स्लोली ग्राइंडिंग. दिस इज व्हाट यूक्रेनियंस आर सफरिंग फ्रॉम इट. So how long will Ukraine last? Another year, 2 years, or do you see some mediation? Ukraine is not lasting. The NATO ecosystem is lasting. Hmm. ये तो हमें देखने वाली बात होगी. हाँ, एक चीज है, अमेरिका से ज्यादा आज की डेट में यूरोपियन कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दिस वॉर. काया क्लास, बोरिस जॉनसन, स्टाइमर एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट, जर्मन प्रेसिडेंट जो कि कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन नाउ ही इज सेइंग दैट वी मस्ट ट्रांसफर टॉरस मिसाइल्स टू यूक्रेन. दे would have done, they could have done. The issue is, as of now, Ukrainians don't have the platform to launch Taurus air to surface missiles. And they are doing some feasibility study in Poland. Poland is the center जहाँ पे जो इनके अपने सोवियत बेस्ड फाइटर जेट्स हैं उनकी feasibility study की जाती है and they are doing it. तो आ जाएगा आज नहीं तो कल. Yes. तो साल 2 साल अभी और चलेगा या सीज फायर होगा? सीज फायर अगर होगा भी तो बहुत ही कंडीशनल सीज फायर होगा. And what does that mean? Means maybe for a day, for 2 days, for 3 days, for 7 days. रशिया के अपने डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं. जब तक वो ये जो बेंडेराज हैं जब तक इनको पावरलेस नहीं कर देते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ Dnipro रिवर, they are not going to stop. Okay, so this war is not stopped. This war is not stopping. So, and if you think from Russian perspective, Russian national security interest both outside and inside, it should not stop either. So basically आपने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव डिजाइन किया है, अगर आप बीच में रोक दोगे तो ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा. So basically Donald Trump is not getting his Nobel Peace Prize on Russia-Ukraine war. At least not. Israel Hamas, Israel Gaza maybe, but not Ukraine I Russia. don't see that stopping very soon either. But that's a different discussion for a That's a different discussion. Yes. Thank you so much. Most welcome. Thank you for watching this, and I hope you liked it. If you liked it, kindly share it, subscribe it, hit the notification button, and you can contribute by becoming members from Super Thanks, Super Chats, and I hope to see you next. In fact, me and Abhijit will see you next time very soon, next week. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.